हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने परचेजेस बुक का पूरा ओवरव्यू ले लिया था। अब आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे परचेजेस बुक से रिलेटेड। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2। यहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली assuming CGST at the rate of 2.5% and SGST at the rate of 2.5%। तो यहाँ पर मैंने परचेज बुक का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी बना लिया है। तो हमें अच्छे से पता है कि फॉर्मेट जो है वो रटने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, हम बनाने लगे हैं परचेजेस बुक। तो उधार परचेज बुक किस लिए बनती होती है? फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की परचेजेस, और वो भी कौन सी वाली? सिर्फ क्रेडिट वाली। तो ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आपको पता चला आप एक पर्टिकुलर बुक बना रहे हो, आपने देखना है सबसे पहले तो कि वो बुक है किस चीज़ की, क्या चीज़ आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। सिर्फ वही वाली ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, बाकी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे नहीं आएगी। उसके लिए हम एक अप्रोप्रिएट नोट लिखा करेंगे। तो अब हम लोग ट्रांजैक्शंस में एक एक करके चलेंगे और देखेंगे क्या वो उधार वाली ट्रांजैक्शन थी और क्या वो गुड्स से ही रिलेटेड थी। तो इन दिस केस यहाँ पे क्या है, सुपीरियर क्लॉथ हाउस वो क्लॉथ में डील करता है। तो जो गुड्स होंगे उनके लिए वो क्या होगा, क्लॉथ से रिलेटेड चीज़ें ही होंगी। तो वो वाली तो हम इस परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे अगर वो उधार वाली ट्रांजैक्शन हुई। और अगर क्लॉथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना हुई तो वो क्या है, वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, वो यहाँ परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक एक ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा वेदर इट इज़ रिलेटेड टू क्लॉथ और नॉट। मतलब कि क्या वो गुड से रिलेटेड है कि नहीं। गुड से रिलेटेड है यहाँ रिकॉर्ड होगा, गुड से नहीं रिलेटेड यहाँ नहीं रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे हम चेक व्हाट द बिजनेस डील्स इन। जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आपने देखना है यहाँ इन केस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जो भी ये गुड्स वाली बुक्स रहेंगी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, सबसे पहले देखोगे कि बिजनेस डील किस में कर रहा है। जिस चीज़ में तो डील कर रहा है वो गुड्स हैं, वो रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे अगर उधार पर हो, और अगर उधार पे नहीं है या फिर गुड्स ही नहीं है तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग चेक करोगे कि बिजनेस किस चीज़ में डील करता है। इस केस में क्लॉथ में डील करता है। तो सबसे पहले यहाँ हम फॉर्मेट के ऊपर लिख भी लेते होते हैं इन द बुक्स ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस, और वहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ का है, ये है न्यू दिल्ली का। इन द बुक्स ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली वाली चीज़ पे बाद में आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि बिजनेस किस चीज़ में डील करता है। तो अब जो क्लॉथ से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी यहाँ आएंगी अगर वो उधार पर है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि जो सप्लाई है, मतलब कि जो एक एक ट्रांजैक्शन है, वेदर इट इज़ एन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन या फिर वो क्या है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। हमें अच्छे से पता है। अब परचेजेस बुक में आना तो क्या है, इनपुट वर्ड ही यूज़ होना है, क्योंकि परचेज पे हमेशा हम इनपुट GST पे करते होते हैं जो कि हमारे लिए एसेट होता है। हमें अच्छे से पता है इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। तो ऐसे करके ये जर्नल एंट्री होती है। और इसलिए जो फॉर्मेट होता है ये कोई रट्टा मारने वाला फॉर्मेट नहीं है, उसी जर्नल एंट्री से निकल कर आया है ये फॉर्मेट। क्योंकि हमें जर्नल एंट्री में होता ही क्या है, एक तो परचेज की अमाउंट दिखनी चाहिए जो हमारे को इस कॉलम में दिखा करेगी, फिर इनपुट GST हम पे करेंगे जो कि 3 तरह के हो सकते हैं। ये दो तो एक साथ लगते होते हैं और इक्वल अमाउंट के होते हैं। और इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ये IGST लगता होता है। हमें अच्छे से पता है ये इनपुट वर्ड ही यहाँ पे आना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले GST समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद ही आप लोग परचेजेस बुक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब ताकि हमें पता चले कि इनपुट CGST SGST लगना है या इनपुट IGST लगना है, दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे इन एवरी ट्रांजैक्शन check whether the supply is intrastate or interstate। तो दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये चेक करनी है कि हर एक ट्रांजैक्शन में या ध्यान से आपने देखना है
कि वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, ताकि सही इनपुट टैक्स ही हम लोग चार्ज करें। साथ ही में एक और चीज़ है कि आपने जो ध्यान में रखनी है, चेक वेदर द ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट। हमें अच्छे से पता है सिर्फ जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वही यहाँ पे आएगी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वाली। अगर कैश ट्रांजैक्शन है भूल जाओ उसको, हमने नहीं उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना, वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और हमें क्वेश्चन में परचेज बुक बनाने को बोला है तो उसके लिए हम लोग एक नोट डाल दिया करेंगे। साथ ही में हम ये चीज़ एक ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कोई ट्रांजैक्शन है जो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी, या कोई भी पॉइंट है जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनने वाला, सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, तो उसके लिए हम लोग हमेशा नोट लिखा करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपका जो भी चेक कर रहा होता है आंसर शीट, उसको पता चलता है कि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट आता था, उसने ऐसे ही वो मिस नहीं कर दिया बल्कि उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट आता था। ये हैबिट अभी से बना लोगे तो आगे जाके भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इलैबोरेट भी कर दूँ। ये जो लिखा है हमने फर्स्ट पॉइंट, चेक व्हाट द बिजनेस डील्स इन, तो यहाँ पे दो केसेस हो जाएंगे। अगर तो गुड्स से रिलेटेड हुई और क्रेडिट भी हुई तो कहाँ आएगी, तो हमारी परचेज बुक में आ जाएगी। और अगर तो कैश में हुआ तो वो कैश बुक में जाएगी। और अगर क्या हुआ, क्रेडिट पे हुआ तो वो जाएगा सीधा कहाँ, जर्नल प्रॉपर में। हमें पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि वो बोलें कि सारी ही सब्सिडरी बुक्स बनाओ। तो हमें क्या करना होगा, हमें नोट लिखना होगा। जो ट्रांजैक्शंस हमारी बच जाएंगी, जो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, उसके लिए हम लोग नोट लिखेंगे। साथ ही में इन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है CGST at the rate of 2.5% और SGST at the rate of 2.5%। तो अगर तो इंट्रास्टेट सप्लाई हुई तो इनपुट CGST इनपुट SGST आ जाएगा at the rate of 2.5% ईच। पर अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुई तो क्या होगा, IGST आएगा। तो ये भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि CGST हमें दिया हुआ है 2.5%, SGST भी हमें दिया हुआ है 2.5%, हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे therefore IGST is equal to 2.5 plus 2.5, तो 5% हमारा क्या होगा, IGST का रेट होगा। 5% पे हम लोग IGST चार्ज करेंगे इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो अब ये ध्यान में रखते हुए कि ये सुपीरियर क्लॉथ हाउस है, मतलब कि ये क्लॉथ में डील करता है, और साथ ही में ये कहाँ का है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। ये दो चीज़ें याद करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने के दो तरीके, या तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ो, उसमें जो कैश वाली ट्रांजैक्शन होगी, मतलब कि जो कैश बुक में जानी चाहिए, और जो दूसरे एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, मतलब गुड्स से रिलेटेड नहीं है, उनको पहले ही आप क्रॉस मार सकते हो कि जो ये वाली ट्रांजैक्शंस है ये आपने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करनी। और साथ में पर आपको फिर याद रखना होगा कि इसका आपने नोट ज़रूर लिख के आना है कि कैश वाली ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड करी, बिकॉज इट वॉज अ कैश ट्रांजैक्शन, इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और साथ ही में दूसरी का भी आप नोट लिख कर आओगे कि ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, जो बाकी है वो कहाँ जाता है, जर्नल प्रॉपर में वो जाता होता है। पर हम लोग चलेंगे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन और हर एक ट्रांजैक्शन में ही सोचेंगे कि क्या वो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है कि नहीं। तो 2018 की ये ट्रांजैक्शंस हैं। अप्रैल 4 को लिखा है परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली बाय इनवॉइस नंबर 305। क्या खरीदा है, 100 मीटर्स कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, और साथ ही में 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर। साथ ही में यहाँ लिखा है ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो अब सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है, परचेज बुक है, हमने देखना है क्या ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की है कि नहीं, और फिर ही आगे की चीज़ें सोचेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ देखने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया कि क्या खरीद के लाया है, वो क्लॉथ ही खरीद कर लाया है और उधार पर ही खरीदा है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा फॉर कैश। तो ये क्रेडिट परचेज ही हो रही है, गुड्स की ही हो रही है, क्योंकि क्लॉथ ही खरीद रहा है अलग अलग टाइप्स का, वुलन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। तो ये गुड्स से ही रिलेटेड है और साथ ही में ये उधार वाली परचेज है, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होनी है। तो अब रिकॉर्ड होनी है तो अब हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मेट में किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट। हमें पता है हम लोग ईयर पहले लिख देते होते हैं जो कि है 2018, और अब हम सिर्फ डेट लिखेंगे और वो अप्रोप्रिएट मंथ लिखेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन की डेट दी हुई है अप्रैल 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अप्रैल
4। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उधार परचेज गुड्स की ही रिकॉर्ड होनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक चीज़ रह गई है। हमारी जर्नल एंट्री वैसे होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। अब परचेज वाली तो यहाँ पर आ जाएगी, इनपुट जीएसटी जो भी लगेंगे वो यहाँ आ जाएंगे। रह क्या गया, सिर्फ क्रेडिटर रह गया। तो वो पर्टिकुलर क्रेडिटर्स जिनसे हम लोग उधार पर खरीदेंगे, सबसे पहले उस क्रेडिटर का नाम आया करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है उसका नाम है राधा कृष्ण एंड सन्स। साथ ही में ये भी लिखेंगे कि वो कहाँ पर बेस्ड है, वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ न्यू दिल्ली। ये लिखने के बाद कि कौन सा क्रेडिटर है जिससे हमने उधार पर गुड्स खरीदे हैं, हम लोग इसको करा करेंगे अंडरलाइन कि ये है हमारा क्रेडिटर जिससे हमने पहली चीज़ उधार पर खरीदी है। उसके बाद इनवॉइस नंबर भी हमें दिया हुआ है 305, तो इसके बिल्कुल सामने हम लोग यहाँ इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे 305। अगर हमें इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पर दिया हुआ था तो हमने यहाँ लिख दिया इनवॉइस नंबर। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। हमने दिखाना है कि इस पर्टिकुलर क्रेडिटर से हमने किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी ली और किस रेट पे ली, वो चीज़ यहाँ पर आएगी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे ही हमने यहाँ पर कॉपी कर देना होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता ये बुक्स बनाना, सब्सिडरी बुक बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है, हमने सिर्फ दिमाग खोल के पूरी कंसंट्रेशन से क्वेश्चन करना होता है कि ये परचेज बुक है, इसमें रिकॉर्ड ही क्या करना है और कैलकुलेशंस अपनी सही रखनी है। तो सबसे पहले वहाँ लिखा हुआ है 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। यहाँ रुपीज़ भी लिख सकते हैं, एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। 100 मीटर हमने कॉटन क्लॉथ लिया है एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। तो यहाँ हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई, वो चीज़ क्या थी वो भी लिखा आ गया और साथ ही में उसका रेट भी लिखा आ गया पर मीटर। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो हमें क्वांटिटी दी होगी और ये जो रेट पर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी दिया होगा वो सेम होना चाहिए। यहाँ मीटर्स में दिया था और यहाँ रेट भी मीटर्स में दिया था, तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाय चांस ये क्या है, यहाँ यूनिट्स डिफरेंट है, तो पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के हिसाब से और फिर ही जाके अपनी कैलकुलेशन करोगे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटिटी दी हुई है और रेट पर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी दिया है ये सेम यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट का। इसे हम यहाँ पर लिख भी leंगे, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, चेक इफ यूनिट ऑफ measure in quantity and rate is the same। ये जो चीज़ें सारी स्टार लगा के लिखी हैं ये सारे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं। ये बिल्कुल भी सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। सोल्यूशन का पार्ट अभी तक सिर्फ यही है कि सबसे पहले आप ऊपर दिखाओगे वर्किंग नोट में कि ये जो CGST था ये 2.5%, SGST 2.5%, तो IGST कितना होगा, CGST प्लस SGST मतलब कि 5%। तो अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर यहाँ डिटेल्स वाले कॉलम में सबसे पहले हम लोग सारी कैलकुलेशंस लिखेंगे। इन कॉलम्स को कुछ देर के लिए हमें भूलना है। अभी जो भी कैलकुलेशन होगी हमारी वो सारी डिटेल्स वाले कॉलम में ही आएगी। तो 100 मीटर कॉटन क्लॉथ लिया है एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, तो टोटल कितनी अमाउंट लग गई हमारी 100 इंटू 200 जो कि क्या होता है 20,000। इसके बिल्कुल सामने हम लोग यहाँ डिटेल्स वाले कॉलम के नीचे लिख देंगे 20,000। तो 20,000 अमाउंट का हमने कॉटन क्लॉथ खरीदा है। उसके बाद हमने कुछ और भी खरीदा है वो भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। वहाँ लिखा है 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर। तो अब हमने खरीदा है वुलन क्लॉथ, कितना खरीदा है 80 मीटर क्वांटिटी खरीदी है एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। तो अब कितनी अमाउंट लगी हमारी 80 इंटू 500 जो कि क्या होता है, इसके बिल्कुल सामने हम लोग लिखेंगे 40,000। तो टोटल इतने का सामान हमने खरीदा है, इतने के गुड्स हमने खरीदे हैं। हमारे लिए क्लॉथ ही गुड्स है
क्योंकि हमारा क्या है सुपीरियर क्लॉथ हाउस और हम न्यू दिल्ली में बेस्ड हैं। तो हमने टोटल क्लॉथ जो है वो कितने का लिया, इसको हम लोग करेंगे ऐड, और कुछ नहीं लिखा वहाँ पर कि और कुछ सामान लिया। ये 2 तरीके के क्लॉथ ही हमने खरीदे हैं उधार पर। वहाँ से कितने का लिया, ये टोटल लग गया हमारा 60,000। अब वैसे तो जो हमारी परचेज की वैल्यू है वो 60,000 होती, लेकिन वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो अब क्या है, हम लोग भी इसी चीज़ में डील करते हैं। बल्क में हमने सामान उठाया है तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं उधार पर सामान खरीदने के लिए बल्क में। ट्रेड डिस्काउंट का रेट भी दिया हुआ है 20%। अब हमें अच्छे से पता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो परचेज वाली जो वैल्यू होती है, हमेशा परचेज से जितने को हम डेबिट करते हैं, इट इज़ ऑलवेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है वो हमारी परचेज वाली वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो इसके सामने हम लोग यहाँ लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। हमें पता है हमें कुछ जीएसटी, कुछ इनपुट जीएसटी भी पे करना होगा इसमें, जो हम ऐड करेंगे। देखेंगे कि सप्लाई थी इंटरस्टेट की, इंटरस्टेट उस हिसाब से इनपुट जीएसटी हम लोग पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता है जीएसटी भी किस अमाउंट पे चार्ज होता है, जीएसटी भी उसी अमाउंट पे चार्ज होता है जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस किया हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या हम 60,000 लायबल है पे करने को? नहीं, 60,000 लायबल नहीं है, हमें एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है। इसे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे हमें पे करना होगा जीएसटी। तो इसलिए सबसे पहले ये ऐड करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट निकल जाएगी, अगर ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। सारी कैलकुलेशंस अभी डिटेल्स वाली कॉलम में हो रही है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले डिटेल्स वाले कॉलम को ही हम पूरा फिल करेंगे। तो अब हमें निकालना है ट्रेड डिस्काउंट कितना था। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है 60,000 के ऊपर, तो ये बना 12,000 हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। अब इस ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग जो माइनस कर देंगे, वो जो वैल्यू आएगी उससे परचेज अकाउंट हमेशा हमारा डेबिट हुआ करता था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी भी शो नहीं करते होते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पर ये है अलग तरीका रिकॉर्डिंग करने का। यहाँ पर हम लोग परचेज बुक का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे कि हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। तो अब ये नेट हमारे पास अमाउंट क्या निकली, ये निकल गई 48,000। तो 48,000 परचेज वाले कॉलम में आना है, पर अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। अभी पहले यहाँ पर सारा डिटेल्स वाला जो कॉलम है उसी को हमने फिल करना है। तो अब एक ट्रांजैक्शन में जितना कुछ लिखा था वो सारा हमने यूज़ कर लिया। वहाँ पर ये कुछ क्वांटिटी दी थी, उसका रेट दिया था, उससे अमाउंट निकल गई हमारी। ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, वो भी हमने लेस कर लिया। अब वहाँ कुछ नहीं लिखा, तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी किस लिए बताया, ताकि हम यहाँ चार्ज करें और परचेज बुक बना रहे हैं तो हम यहाँ पर जीएसटी पे करें। तो इनपुट जीएसटी पे होगा, कॉलम सी सिर्फ इनपुट जीएसटी के हैं। तो अब हम लोगों को देखना है whether this supply is an intra-state supply or an interstate supply। तो अब हम लोग तो बेस्ड है कहाँ, न्यू दिल्ली में, सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली। और अब जिससे हमने उधार पर लिया वो भी कहाँ बेस्ड है, वो भी न्यू दिल्ली में बेस्ड है। तो दोनों न्यू दिल्ली में बेस्ड है। विद इन द सेम स्टेट क्या हो रहा है, ये सप्लाई पूरी हो रही है। तो ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे चार्ज होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। रेट हमें पता है 2.5% और 2.5%। तो इन दिस केस हम लोगों को पे करना है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% ईच। तो हम लोगों को पे करना है, तो हम लोगों को इस पर्सन को ये चीज़ देनी है। तो हमारी जो अमाउंट है, बिल वाली जो अमाउंट है, वो 48,000 ना रह के कितनी हो जाएगी, इसमें ऐड होगा वो इनपुट जीएसटी जो हमें इस क्रेडिटर को पे करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसके बिल्कुल सामने यहाँ ऐड इनपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% और साथ ही में लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ, फिर से क्या, 2.5% हमेशा इक्वल ही होगा। तो जीएसटी इज ऑलवेज चार्ज ऑन द अमाउंट विच इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इन दिस केस क्या है वो अमाउंट, वो है 48,000। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 48,000 था, इतना लायबल थे हम पे करने को, पर अब हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा बिकॉज वी आर द परचेसर।
हमें ही पे करना है जीएसटी की अमाउंट उस सेलर को, जो कि है ये राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। तो हम लोग पे कर रहे हैं जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, बिकॉज ये इंट्रा स्टेट सप्लाई थी। इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या पे करना होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल अमाउंट का। तो 2.5% ऑफ 48,000 कितना निकला, ये निकल गया 1200, और साथ में 2.5% ऑफ 48,000 फिर से क्या 1200, इतना हम लोगों ने जीएसटी पे करना है, जो कि ऐड होगा। तो इतना ही होगा इन केस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू परचेज। कुछ तो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलेगा अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और साथ में हम लोग जीएसटी उस पर पे करेंगे। इन दिस केस एट द रेट ऑफ 2.5% ईच हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। अब ये आ गई हमारे पास टोटल अमाउंट हमारी परचेज की। तो ये कितनी आई, ये आ गई 50,400। तो असल में हम लोग लायबल हैं 50,400 रुपीज़ इस राधा कृष्ण एंड सन्स को पे करने को। इतने की उधार परचेज करी है हम लोगों ने। तो जैसे ही हमारी ये डिटेल्स वाली जो कैलकुलेशन है वो पूरी हो जाती है, एक्चुअल में सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अप्रोप्रिएट अमाउंट इसी कॉलम के बिल्कुल सामने उसके अप्रोप्रिएट कॉलम में डालेंगे। तो हमें पता है ये 40,000 60,000, ये 60,000 में से जब 12,000 लेस हो गया, जो ये वाली अमाउंट है 48,000, यही हमारी स्टार्टिंग होती जर्नल एंट्री की, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तो हम कहीं पे दिखाते भी नहीं। तो हमारी परचेज की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, क्या 60,000 की परचेज करी हमने, नहीं 60,000 की नहीं परचेज करी, हमने परचेज करी है 48,000 की। साथ ही में फिर उसके बाद हमने इनपुट सीजीएसटी पे किया है, इनपुट एसजीएसटी पे किया है 1200 और 1200। वैसे ही बता रही हूँ कि जर्नल एंट्री हमारी क्या होती, जर्नल एंट्री हमारी होती परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹48,000, हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट ही लिखते होते हैं। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी डेबिट ₹1200, इनपुट एसजीएसटी डेबिट ₹1200 टू ये वाला राधा कृष्ण एंड सन्स 50,400। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो हमारी जर्नल एंट्री में हमें दिखती होती ये वाली। तो अब परचेज के सामने कौन सी वैल्यू आएगी, परचेज कितने की करी हमने करी है परचेज 48,000 की, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका। तो 48,000 आएगा परचेज वाले कॉलम में यहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिखा 48,000, हमने इस बंदे से 48,000 की परचेज करी है। साथ में हमें पे करना पड़ गया कुछ इनपुट सीजीएसटी, कुछ इनपुट एसजीएसटी। कितना इनपुट सीजीएसटी पे किया, 1200 रुपये पे किया। तो इनपुट सीजीएसटी वाले कॉलम में बिल्कुल इसके सामने हम लोग यहाँ लिखेंगे 1200 रुपीज़ की, 1200 इनपुट सीजीएसटी हमने पे किया। उसके बाद हमें पे करना पड़ गया कुछ इनपुट एसजीएसटी, कितना 1200 रुपीज़। तो इसके बिल्कुल सामने इनपुट एसजीएसटी के नीचे हम लोग लिखेंगे 1200। और अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी तो इस ट्रांजैक्शन में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी साथ में हो, नहीं कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन या तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगी या फिर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगी। तो अब टोटल में हम लोग लिखेंगे, अगर मैं इसको लिख दूँ 1 2 3 4, तो ये टोटल क्या है, ये है 1 + 2 + 3 + 4। तो परचेज प्लस इनपुट टैक्सेस वो क्या आएगा, वो टोटल में आएगा। तो 48,000 + 1200 फिर क्या बनेगा, 50,400 ही बनेगा। और ऐसे करके हमारी एक ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। तो इसमें ध्यान क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये दो कॉलम्स पे ही वर्क करते होते हैं कि पर्टिकुलर्स में सही चीज़ लिखें हम लोग और डिटेल्स में भी सही चीज़ लिखें। तो एक बार हमने डिटेल्स वाले में मतलब कि वर्टिकल कैलकुलेशंस कर ली सारी, उसके बाद जो अप्रोप्रिएट फिगर्स हैं यहाँ से जो हमने उठानी है वो हम लोग हॉरिजॉन्टली भी लिखेंगे और फिर देखेंगे कि जो यहाँ पे टोटल आया और ये जो हॉरिजॉन्टल हमारा टोटल आ रहा है ये सेम होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि गलती से भी आपने कहीं पे कोई मिस्टेक करी तो नहीं। और अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि दो बार हम लोग ये कर ही क्यों रहे हैं, जब यहाँ पर लिख ही दिया था तो इसको हॉरिजॉन्टली हमने क्यों लिखा, वो मैं आपको अभी लास्ट में चल के बताऊंगी जब हम लोग यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालेंगे। तो एक बार फिर से बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ हमने ध्यान में रखनी है परचेज बुक का क्वेश्चन करते हुए। हर एक ट्रांजैक्शन में देखेंगे क्या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी और क्या वो गुड्स से रिलेटेड थी। अगर तो ऐसा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स थी तो यहाँ रिकॉर्ड होना है। फिर चलेंगे आगे वाले स्टेप में, वहाँ हम लोग देखेंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है। इंट्रास्टेट हुई तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट हुई तो इनपुट आईजीएसटी हम लोग चार्ज करेंगे। साथ ही में हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी इनटू रेट,
ध्यान रखेंगे कि जो क्वांटिटी दी हुई है और यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है पर यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, पहले सेम यूनिट में लाएंगे और फिर ही जाके मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी आपकी। और उसके बाद जितनी आपको चीज़ें दी होंगी जो कि गुड्स है, उसको क्वांटिटी इंटू रेट करके उसकी अमाउंट लिखेंगे आप। जो ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा वो ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है हमेशा वही परचेज की वैल्यू होती है, उसी के ऊपर जीएसटी पे करना होता है। तो उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे वो अप्रोप्रिएट इनपुट जीएसटी जो भी हमें पे करना होगा। उसे ऐड करने के बाद हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। एक बार हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया, उसके बाद हमने सिर्फ जो अप्रोप्रिएट वैल्यूज होती हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों की, परचेज की और इनपुट टैक्सेस की, वो उनके कॉलम में लिख देनी होती है बिल्कुल इस टोटल के सामने। और साथ में फिर टोटल लगा देना होता है, ये डिटेल्स वाले कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स का। और ये जो दो टोटल हैं ये टैली करना चाहिए। साथ ही में ये भी ध्यान रखना है, जब यहाँ पर आप लोग लिख रहे हो इनपुट टैक्सेस के नीचे, तो सही कॉलम के नीचे ही सही अमाउंट लिखो। गलती से भी इनपुट आईजीएसटी के नीचे मत लिख देना, सीजीएसटी या एसजीएसटी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।